एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर द वर्क ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म का पार्ट नंबर 3। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में हमने ग्लेशियर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, किस तरह से वो मूव करता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है। प्लेलिस्ट से आपको बाकी के जो भी चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है और इंस्टाग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। क्या पढ़ना है हमें आज? इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, ये हमारा सब टॉपिक है। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट, ये तो सबको पता होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है। तो इरोजनल वर्क किस तरह से होता है ग्लेशियर्स में वो हम देखेंगे। तो सिंपल है, इरोजनल तो हमने देखा था, सॉइल का भी होता है इरोजन। उसके इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? रिवर का इरोजन। ठीक है, तो बेसिकली जो इरोजन का प्रोसेस है उसमें क्या होंगी, जो चीज़ें होंगी, अब वो सॉइल हो या फिर कोई पहाड़ हो, कुछ भी हो, वो टूटते 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 क्या होंगी, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि यहाँ से वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुई है और टूट करके ट्रांसपोर्ट होंगी और जहाँ पे भी गड्ढा वगैरह मिलेगा वहाँ पे वो डिपॉजिट होंगी। बेसिकली ये होता है इरोजन का प्रोसेस, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो अब ये जो इरोजन है वो कहाँ हो रहा है? ग्लेशियर्स में हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है? इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इरोजन हो रहा है हमारे वो ग्लेशियर्स के थ्रू हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। क्लियर हो गया सबका? A glacier is supposed to erode the rocks, transport the eroded materials and deposit the eroded materials at suitable place like other agents of erosion। जिस तरह से बाकी इरोजन के एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह से वो वर्क करते हैं वैसे ही ग्लेशियर भी वर्क करता है। ठीक है, ग्लेशियर भी क्या करता है? इरोड करता है, क्योंकि ग्लेशियर्स ऐसे ही तो नहीं होते ना, सिर्फ आइस और आइस नहीं होते हैं, आइस के नीचे रॉक्स भी होते हैं, ज़मीन होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो आइस जो है हमारा जो ग्लेशियर है वो पिघलता है, नीचे से जो इनके रॉक्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? इरोड करते हैं। इरोड होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी होता है और जहाँ भी ऐसा गड्ढा या फिर सुटेबल प्लेस मिलेगा इन्हें जहाँ वो डिपॉजिट हो सकते हैं वहाँ पे डिपॉजिट भी होते हैं। मतलब कि एकदम यहाँ पे बताया जा रहा है अच्छे से कि इरोजन का प्रोसेस भी होएगा इसमें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी होएगा और डिपॉजिट का भी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर इरोजन हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी होगा और वो जा करके कहीं डिपॉजिट भी होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इरोजनल वर्क को, बस वही है कि इरोजन किस चीज़ के थ्रू हो रहा है? ग्लेशियर्स के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका क्या कहना है? देयर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स एज रिगार्ड ग्लेशियल इरोजन। ठीक है, जो भी हमारे स्कॉलर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स ऑफ व्यू उनके निकल के आए हैं। ठीक है, मतलब कुछ स्कॉलर्स का कहना ये था और कुछ स्कॉलर्स का कहना ये पॉइंट सेकंड था। ठीक है, ऑफन कॉल्ड एज प्रोटेक्शनिस्ट। हम जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उनको हम प्रोटेक्शनिस्ट भी बोलते हैं या फिर उस कॉन्सेप्ट को हम प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें? बिलीव्स दैट द ग्लेशियर इंस्टेड ऑफ इरोडिंग द रॉक्स प्रोटेक्ट देम एज इट कवर्स द बेड रॉक। क्या होता है? जो बेड रॉक्स, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बेड रॉक्स पे ही होते हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं? उन्हें इरोड नहीं करते हैं। जो भी हमारे स्कॉलर्स हैं जिनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि ग्लेशियर्स हमारे रॉक्स को इरोड नहीं करते हैं बल्कि वो बेड रॉक्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा सबको। अभी जो प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, वो क्या है? बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ग्लेशियल आइस इज सॉफ्टर दैन रॉक्स एंड हेंस इट कैनॉट इरोड दैम। ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? इस बिलीफ पे बना हुआ है कि जो ग्लेशियल आइस होते हैं हमारे वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं रॉक्स के वो में देखें तो। ठीक है, मतलब रॉक्स हमारे काफ़ी हार्ड होते हैं और ग्लेशियल आइस सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ग्लेशियल आइस रॉक्स को इरोड नहीं कर सकते। ओके, ये हमारा क्या कहता है? प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। अब जो हमारे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो सहमति देते हैं उन स्कॉलर्स का क्या कहना है? डज नॉट एक्सेप्ट द ग्लेशियर्स एज इनर्ट एजेंट ऑफ इरोजन, रादर टेक देम एज एक्टिव पोटेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, अब ये जो दूसरे स्कॉलर्स हैं हमारे ना, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो एक्चुअल में प्रोटेक्ट करके नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं? वो इरोजन करते हैं, वो एक्टिव पोटेंट है इरोजन के। ठीक है, मतलब उनकी वजह से इरोजन होता ही होता है। तो ये दो पॉइंट, मतलब अगर नॉर्मली याद करें तो हमारा ये हो सकता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो इरोजन का प्रोसेस नहीं करते हैं, वो बल्कि हमारे रॉक्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा कि नहीं, इरोजन का प्रोसेस होता है, डिपोजिशन का प्रोसेस होता है इनके थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू। ठीक है, ये प्रोटेक्ट नहीं करते हैं बल्कि इरोड करते हैं।
अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं ग्लेशिएशन के थ्रू। अब दोनों प्रोसेस कैसे होंगे, ये मान लो हमारा जो है पहाड़ है, रॉक बेड है, ठीक है, इसके ऊपर ये ग्लेशियर्स हैं। तो जब तक ये ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब कि मूवमेंट नहीं हो रहा है ग्लेशियर में, अगर वो एकदम आराम से ऐसे ही है, मूवमेंट कोई नहीं हो रहा है, तब तक वो इसको बचाए रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बेड रॉक को, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह खिसकना शुरू करेंगे, तो इनमें इरोजन का प्रोसेस होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन सबको समझ में आ गया, कंक्लूजन दोनों चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्शन भी हो रहा है और इरोजन भी हो रहा है, ओके। द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स इज अकम्पलिश्ड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ, अब देखो जो इरोजनल का वर्क है ना, जैसे हमारे रिवर में हो रहा था वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। कुछ मैकेनिज्म है, कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू इरोजन होता है, ओके। तो देखो पहला प्रोसेस हमारा है एब्रेजन का, एक सेकेंड, ये जो हमारा प्रोसेस है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमारा जो रिवर का प्रोसेस था उसमें हमने इसे पढ़ा है, तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एब्रेजन का प्रोसेस भी पढ़ा है, एट्रिशन का भी पढ़ा है, प्लगिंग का नहीं पढ़ा है, प्लगिंग वाला नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें हम इसको पढ़ लेंगे। और प्लग मतलब क्या होता है, सिंपली तोड़ना होता है, तो बस इससे हम समझ लेंगे, एकदम बहुत ही सिंपल है ये। एब्रेजन का प्रोसेस कैसे ऑकर करता है, जैसे हमारा रिवर बेड था, जो हमारा बेड था ये रिवर है, और ये जो नीचे बेड है इसमें छोटे छोटे जो होते हैं वो टूटते रहते हैं और साथ में बहते रहते हैं नीचे बेड से रगड़ खा के। तो वैसे ही क्या होगा, मान लो ये हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं, और ग्लेशियर के मूवमेंट के साथ जो हमारे ये बेड हैं, ठीक है, ये रॉक बेड है हमारा, इससे जो हमारे रॉक्स हैं वो टूटेंगे, ठीक है, ये पेबल्स में कन्वर्ट होंगे, और ये एक जगह से दूसरी जगह बेड से ही रगड़ खा करके ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे रगड़ खा के ऐसे इरोड होते रहेंगे, तो नीचे का मटेरियल जो है इरोड होगा। तो ये एब्रेजन के प्रोसेस के थ्रू भी इरोजन होएगा। दूसरा है एट्रिशन का। एट्रिशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था, दो कंकड़ तीन कंकड़ आपस में टकरा रहे थे, दो रॉक्स तीन रॉक्स ऐसे ही स्टोन्स आपस में टकरा रहे थे, जिनकी वजह से इरोजन का प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा कि रॉक्स आपस में टकराते हैं, जिनकी वजह से इरोजन का प्रोसेस होता है। उसके बाद है प्लगिंग का प्रोसेस। प्लगिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा है, अकर्स व्हेन रॉक्स and stones become frozen to the base or side of glaciers and are plucked from the ground or rock face as glacier moves, ओके। ये कब अकर करता है, जब रॉक्स और स्टोन्स एकदम फ्रोजन होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे रॉक्स के पार्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद जैसे ही ग्लेशियर्स मूव करने शुरू होते हैं, ये इनमें से टूटने शुरू हो जाते हैं। मान लो ये हमारा रॉक है, ठीक है, ये हमारा पहाड़ है, अब ये पूरा का पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ है, और ये ठंडा होकर के क्या करेगा, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ऐसे टूट गया, और टूट करके इनके साथ बहना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लगिंग का प्रोसेस है। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू लैंडफॉर्म्स तो क्रिएट होते होंगे, जैसे कि इरोजनल के प्रोसेस के थ्रू भी हो रहे थे। तो इरोजनल के प्रोसेस के थ्रू जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली है यू शेप्ड वैली। सबको पता है यू शेप्ड वैली किस तरह की होती है, ये बेसिकली ऐसा यू शेप फॉर्म करती है, ओके। और ये यू शेप किस चीज़ के थ्रू फॉर्म कर रही है, ग्लेशियर्स के थ्रू, इसलिए इनको यू शेप्ड वैली हम कहेंगे, ग्लेशियर के इरोजन के थ्रू। व्हेन ग्लेशियर्स फ्लो थ्रू प्री एग्जिस्टिंग fluvially originated valley, they modify them through the mechanism of abrasion and plugging, and thus they transform them into U-shaped valley. अब होता क्या है, मान लो ये हमारी पहले से वैली है, ठीक है, मान लिया, या फिर ऐसे हमारी वैली है। अब क्या होगा कि ग्लेशियर्स इनमें से पिघलने शुरू होंगे, या फिर इधर कहीं बड़ा सा मतलब पर्वत है जिसपे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये मतलब साथ में ही होंगे, ठीक है। तो ग्लेशियर्स पिघलने शुरू करेंगे। अब ग्लेशियर्स आते आते अपने साथ साथ ग्लेशियर्स क्या करेंगे, एब्रेशन और प्लगिंग दोनों का काम करेंगे। एब्रेशन, प्लगिंग, एट्रिशन, ये सारे प्रोसेसेस होंगे जिनकी वजह से ये जो वैली है वो टूटेगी, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह इसके मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी होंगे, और धीरे धीरे करके ये जो वैली है वो यू शेप्ड का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। दिखाती हूँ मैं, कहाँ है हमारी यू शेप्ड वैली, एक्चुअली अभी देखो मिल गई, ये रही। ये वैली जो है हमारी, ये क्या कर रही है, यू शेप का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं इधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा था, इधर हमारे और पहाड़ हैं, इन पे बहुत ज़्यादा आइस है, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं। अब ग्लेशियर्स ये पिघलेंगे और ये आएंगे, ठीक है, ये हमारी वैली है मान लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि ऐसी है, ये ऐसी वी शेप्ड में हो सकती है, ठीक है, वी शेप्ड वैली हो सकती है, ओके।
और वी शेप्ड ही ये कट कट करके ग्लेशियर्स आते जाएंगे और ये वी शेप जो होगी वो कट करके ऐसा यू शेप का फॉर्मेशन कर देगी। सबको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हैंगिंग वैली इसके बाद है। हाँ, हैंगिंग वैली है। देखो हैंगिंग वैली क्या होता है, द वैलीज ऑफ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स विच ज्वाइन द मेन ग्लेशियर वैली ऑफ मच ग्रेटर डेप्थ आर कॉल्ड हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या होते हैं, ऐसी वैलीज जो जिनसे क्या होती है ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स आती हैं और वो मेन ग्लेशियर वैली को ज्वाइन करती हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी डेप्थ होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देख करके समझते हैं, ये हमारी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स ही है ना, इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारी मेन ग्लेशियर वैली है, ठीक है, यू शेप्ड वैली मेन ग्लेशियर हो गई। और जो हैंगिंग वैली है हमारे वो इधर हो गए, ठीक है, ये हमारा यहाँ से जो ग्लेशियर्स आएंगे, ठीक है, और वो कहाँ ज्वाइन करेंगे, मेन जो हमारी वैली होगी यू शेप्ड वैली उसको ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली। और जैसे जैसे ये जो हमारा आई से जो ग्लेशियर से पिघलने शुरू होंगे और पिघल करके गिरेंगे तो ये झरने का रूप भी ले लेता है, वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सर्क्यूज। सर्क्यूज क्या होते हैं, ऑफन आर फाउंड एट द हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैलीज, दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रॉफ्स और बेसिन्स विथ very steep concave to vertically dropping high walls at its head as well as its sides, ठीक है। सर्क्यूज क्या होते हैं बेसिकली, देखो इसी में सर्क्यूज हम देख लेते हैं। ये क्या है हमारे, ये एकदम बेस पार्ट नहीं है, ठीक है, ये एकदम बेस पार्ट नहीं है, ये जो हमारे हैं ये सर्क्यूज हैं, ठीक है, ये हमारे सर्क्यूज हैं, ओके। ये ऐसे हेड पे ही बनते हैं, ये भी सर्क्यूज हैं हमारे, ये बीच में इधर आ जाएगा, इधर इधर, ये सर्क्यूज बनते हैं, कॉन्केव टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरह के फॉर्मेशन करेंगे तो गड्ढा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, और जब ये पिघलते हैं तो ये एक लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम टार्न लेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे क्या, सर्क्यूज थे, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, डीप होते हैं, वाइड होते हैं, ठीक है, वाइड बेसिन्स होते हैं, कॉन्केव तरह का वो दिखता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। आगे हम देखेंगे आगे क्या है, टार्न। A lake of water can be seen quite often within the circuits after glaciers disappears. Such lakes are called tar lakes और circuits। like हाँ, तो सिंपल है, ये हमारी मतलब हमारे ये माउंटेन हो गए, इन पे ये ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है। अब ये ग्लेशियर्स फॉर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम स्लोप ही होता है, ठीक है, ऐसे उबड़ खाबड़ भी होते हैं, तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और इनको कट करके और कुछ इस तरह का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्क्यू कहते हैं। इधर के जो है वो साइड स्टीप होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये जो हमारे सर्क्यूज बने वो काफ़ी डीप बनते हैं, ठीक है, काफ़ी लार्ज एरिया में भी बनते हैं, कभी कभी लॉन्ग भी बनते हैं। तो जब ये ग्लेशियर्स ख़त्म होते हैं तो इनमें वाटर जमा हो जाता है, जिनको हम कहते हैं टार्न लेक। क्लियर हो गया सबका। आगे हमारे पास कोल्स। Coals form when two circular basins on opposite sides of mountain erode the arid dividing them. Coals create saddles or passes through the mountain. Passes through the mountain मतलब coals passes create करते हैं जिनके थ्रू लोग आते जाते हैं, ठीक है। मतलब माउंटेन तो हम बेसिकली पास करते हैं पासेस के थ्रू ही, जैसे कि गोमल पासेस हैं और खाइबर पासेस हैं, बोलान पासेस हैं, ठीक है, हिंदुकुश माउंटेन में मेरे ख्याल से। तो ये सारे पासेस भी ऐसे ही बने हैं, ओके। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हों, ठीक है, सूखे हुए भी होते हैं पासेस जिनके थ्रू आराम से आया जाया जा सकता है, लेकिन बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे कोल्स होते हैं उनकी वजह से पासेस बनते हैं, ठीक है। क्या था, कोल्स क्या होते हैं हमारे, जब दो सर्क्यू बेसिन्स अपोजिट साइड के क्या करते हैं, एरिड जो उनको डिवाइड कर रहा होता है उसको इरोड करते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिड हो गया, ये इधर हमारा है एक सर्क्यू और ये दूसरा सर्क्यू, ठीक है। जब ये सर्क्यू इसको इरोड करते हैं ना तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, कोल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जब पूरी तरह से इरोड हो जाएगा तो इसको हम कोल भी बोल सकते हैं। उसके आगे हमारे पास क्या है, हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या होते हैं, आर द सिंगल pyramidal peak formed when the summit is eroded by सर्क्यू बेसिन्स ऑन ऑल साइड्स। जब पूरे साइड्स से क्या होता है, जैसे कि ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, इधर सर्क्यू बन गया, इधर सर्क्यू बन गया, इधर सर्क्यू बन गया, इधर, तो ये सर्क्यू बनेगा तो इरोड होगा ना, ये जो हमारे जो भी माउंटेन दिख रहा है ये इरोड होगा, ठीक है, इरोड होकर के गड्ढा बन जाएगा, तो ये जो हमारा ये पिक बचेगा इसको हम हॉर्न कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद एरिड्स तो हमने देख लिया, एरिड्स क्या होता है, ये
दो सर्किल के बीच का जो हमारा ये पार्ट होता है नाइफ शेप का होता है बेसिकली, देखो दिख रहा है ना ये ऐसे नाइफ शेप, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरिट्स कहते हैं, ठीक है। When two quarries, सर्किल को हम quarries भी बोलते हैं, कट बैक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ माउंटेन, नाइफ एजेस रीजेस आर फॉर्म्ड कॉल्ड एरिट्स, ठीक है। नाइफ एज वाले रीजेस बन जाते हैं जिनको हम एरिट्स बोलते हैं, जब दो क्वारीज इसको क्या करते हैं, माउंटेन्स को कट करके ऐसा बनाते हैं, एक रीज की तरह फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रॉकेज माउंटून क्या होता है, माउंटूनी रेसिडुअल रॉक और माउंड striated by the ice movement. Its upstream is smoothened by abrasion and its downward side is roughened by plugging and is much steeper. इसमें क्या होता है बेसिकली, रॉकी माउंटेन, ये देख लो माउंटेन है ये, ठीक है, ये हमारा माउंटेन है। बेसिकली इसमें एक पार्ट स्टीपर होता है, ठीक है, और एक होता है ऐसे, उतना स्टीपर नहीं होता है। ये रॉकी माउंटेन हो गया हमारे, फिर रॉकी माउंटेन बेसिकली इसको हम रेसिडुअल माउंटेन ऐसे बोल सकते हैं, रेसिडुअल रॉक बोल सकते हैं। इनके ऊपर ये ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। अब ये ग्लेशियर्स में जब इधर से इधर मूवमेंट होगा, ऐसे एक ही तरफ से मूव करेंगे, ये ऐसे जब मूवमेंट होता है तो इधर ये इरोड करती हैं इनको, बेसिकली इनके जो टुकड़े हैं उनको तोड़ेगी, इनमें से प्लगिंग का प्रोसेस करेगी, और जब इधर पार होएगी तो ये आराम से एकदम सॉफ्टली पार होगी, इधर उतना इरोजन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इधर बेसिकली इधर से इरोड हुआ जो चीज़ होगा वो आके ऐसे जमा भी होगा, ठीक है। तो इधर का जो स्टिफनेस जो वॉल होता है वो रफ एंड हो जाता है बेसिकली, और इधर का जो होता है वो स्मूथ एंड हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा रॉकेज माउंटोनी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है क्रैग एंड टेल। अब देखो क्रैग एंड टेल ये जो हमारा है ना, ये तो हमारा रॉकेज माउंटेन हो गया, ठीक है, ये पार्ट, लेकिन ये जो हमारा जो कटा हुआ पार्ट है इधर, इसको हम बोलते हैं क्रैग, और ये जो स्मूथ एंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। बेसिकली रॉकेज माउंटेन में ही ये प्रोसेस हो जाता है क्रैग एंड टेल का। अ क्रैग एंड टेल इज लार्जर रॉक मास देन अ रॉकी माउंटेनी। अब ये जो रॉकी माउंटेनी होता है हमारा, इससे बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर रॉक मास होता है क्रैग एंड टेल का, उतना छोटा नहीं होता है, बस यही डिफरेंस है। क्रैग इज अ मास ऑफ हार्ड रॉक विद अ स्टीप स्लोप ऑन अपवर्ड साइड विच प्रोटेक्ट्स द सॉफ्टर डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम बीइंग कम्प्लीटली वॉर डाउन बाय द ऑनकमिंग आइस। ऑनकमिंग आइस जो होते हैं, ठीक है, ये जो अपर पार्ट होता है इसको इरोड करेगा, ठीक है, इधर के जो पार्ट होंगे उनको रफ करेगा, ठीक है, लेकिन इधर के जो साइड होंगे इनको सॉफ्टर बनाएगा, एकदम डाउनवर्ड साइड को एकदम सॉफ्टर बनाएगा, ठीक है। अपवर्ड साइड को इरोड करके डाउनवर्ड साइड को सॉफ्टर बनाता है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, और सॉफ्टर करेगा और जो इरोड हुई चीज़ें रहेंगी उनको आगे इधर इकट्ठा करेगा। और क्या होता है आगे हमारे पास क्या है, इट्स देयरफॉर हैज़ अ जेंटल टेल स्ट्रेन बिटवीन इरोडेड रॉक डेब्रिज। नोनटक क्या होता है, नोनटक इज अ माउंटेन पीक और अदर रॉक फॉर्मेशन दैट इज एक्सपोज्ड एबव अ ग्लेशियर और आइस शीट। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रॉकी सरफेस विदाउट स्नोज, ठीक है, एक माउंटेन पीक, ये माउंटेन हो गया हमारा, ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये ग्लेशियर्स के ऊपर, ये हमारा जो है यहाँ पे कोई ग्लेशियर है ही नहीं, तो इनको हम क्या कहते हैं, नोनटक बोलते हैं। अब देखो प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होगी तो उसको सुधार लेना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि एक्चुअल में क्या होता है ये। उसके बाद हमारा फॉयर्स, ये क्या होते हैं, आर ग्लेशियल ट्रॉफ्स विच हैव बीन ऑक्युपाइड बाय द सी, जो ऑक्युपाइड हो जाता है सी के थ्रू, ठीक है। दिखाती हूँ मैं कि कैसे ऑक्युपाइड होते हैं। देखो ये मान लेते हैं हमारे ये सी है, ठीक है, और ये हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये ऊंचा है थोड़ा, ठीक है, ताकि सी का जो पानी है वो इधर नहीं आता। ये क्या हमारे ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स आ रहे हैं। अब ग्लेशियर्स क्या करेंगे, ग्लेशियर्स से तो ये रुका हुआ है पानी, कहीं नहीं जा रहा है। अब ये जो ग्लेशियर का ये पार्ट है ये टूटेगा, ठीक है, आइसबर्ग के रूप में टूट करके ये इसमें चला जाएगा, और टूटने की वजह से यहाँ पे खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सी का वाटर है वो आकर इधर जमा हो जाएगा और ग्लेशियर तो पिघल जाएगा फिर, ठीक है। तो ये जो जगह है हमारा वो पूरा भर जाता है सी से, ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि ऑक्युपाइड बाय सी। ये हमारा जो है जगह इसको हम बोलते हैं फायर्स, ठीक है, जो कि जिसको सी ऑक्युपाइड कर लेता है और यहाँ से ग्लेशियर हट जाता है। क्लियर हो गया सबका, यही था हमारा लैंडफॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इसके अलावा हमारे ग्लेशियर स्टेयर वेज भी होते हैं जो कि बेसिकली ऐसे सीढ़ीदार जो है लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं,
ठीक है, इरोजन के थ्रू ही करते हैं, ग्लेशियर के इरोजन के थ्रू, लेकिन वो क्या होता है, सीढ़ीनुमा ढाल की तरह होता है, तो बस वही होता है ग्लेशियर स्टेयरवेज। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स और बोल सकते हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।